इराक एक ऐसा देश है जो बहुत सारी समस्याओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यह एक ऐसे क्षेत्र में है जहां बहुत सारे आसपास के देशों की तुलना फारस की खाड़ी के आसपास के अन्य नारंगी देशों से नहीं की जाती है। सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति जीडीपी 20,000 से अधिक है, जो यूरोपीय संघ के 9 देशों से भी अधिक है, जबकि यूक्रेन $23,000 से अधिक है। कुवैत 32,000 से अधिक है, जो पुर्तगाल से भी अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात 43,000 से अधिक है, जो इटली से बेहतर है, जबकि कतर 50,000 से अधिक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और स्वीडन या नीदरलैंड से भी अधिक है, लेकिन वह केवल थोड़ा अधिक है, $4,000 के भीतर, जो ग्वाटेमाला या नामीबिया के बराबर है। और इसका कारण यह है कि पिछले 4 दशकों में 1980 के बाद से इराक ने केवल 13 साल की शांति को जाना है, जो उन वर्षों के 28 वर्षों के खुले युद्ध और संघर्ष से अलग है। आपकी बैल सेना ने उसके 2 पड़ोसियों ईरान और कुवैत पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सरकार ने अधिक टर्की और सीरिया को धमकी दी है कि अगर रॉक पर ही आक्रमण किया गया और दुनिया ने कब्जा कर लिया। सबसे शक्तिशाली वैश्विक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और कई कारण सीधे आपकी चट्टानों भूगोल से संबंधित हैं। आप इराकी राज्य का भूगोल देखते हैं, बहुत अधिक गारंटी है कि यह लगभग कभी भी शांति का देश नहीं होगा, और इसे जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया था लगभग 1 सदी पहले इराक के चारों ओर युद्ध और संघर्ष, क्योंकि वे काफी हद तक अपरिहार्य होने का इरादा रखते हैं। और यह समझने के लिए कि वह क्या है जो इराक का भूगोल बनाता है, तो विशिष्ट रूप से हम और विनाशकारी रूप से भयानक, अपने लिए और बाकी दुनिया की शांति दोनों के लिए। आपको इराक के बारे में बहुत कुछ समझने को मिला है, क्योंकि इतिहास, मानव सभ्यता वर्तमान समय में काफी हद तक शुरू हुई। इराक इस क्षेत्र के आसपास दुजला और यूफ्रेट्स नदियों के बीच में है, और हजारों वर्षों से यह कमोबेश इसका मूल बना हुआ है क्षेत्र में सभ्यता। और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पश्चिमी एशिया का यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह से विशाल और शुष्क अरब और सीरियाई रेगिस्तानों से आच्छादित है, जो एशियाई भूभाग पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रेगिस्तान हैं, और बड़ी मात्रा में लोगों को स्थापित करना और बनाए रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हालांकि टाइग्रिस और यूफ्रेट्स और विशाल उपजाऊ नखलिस्तान है जो पानी उनके बीच में खिलाते हैं। ओएसिस ऐतिहासिक रूप से विशाल दलदल और दक्षिण पूर्व के साथ ग्रह पर कहीं भी पाए जाने वाले सबसे समृद्ध और सबसे उपजाऊ फॉर्मलैंड थे। पश्चिमी यूरेशिया एशिया में कहीं भी पाए जाने वाले सबसे बड़े वेटलैंड वातावरण एक समय में अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के आकार के लगभग समान थे। यह शुरुआती मनुष्यों के लिए अपनी पहली बस्तियों को खोजने के लिए एक आदर्श स्थान था, और 2 प्रमुख नदियों तक आसानी से पहुंचने के साथ सदियों से कृषि की उम्र के लिए उत्पत्ति बिंदु बन गया, जब से इन 2 महान नदियों के बीच समृद्ध विमान इसका केंद्र रहा है। वैश्विक मानव आबादी और मानवता के सबसे बड़े शहर की साइट चट्टानों के इतिहास से कई भौगोलिक पाठों का विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले पानी, इसके बिना यहाँ के संसाधनों में सबसे कीमती है। भूमि खाली और बेकार रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं होगी, और शक्तिशाली साम्राज्यों के क्षेत्र की आबादी को खिलाने के लिए खेतों की सिंचाई के लिए नहरों की एक प्रणाली आवश्यक है। बाबुलियों, फौसियों या अरबों की तरह अपनी राजधानियों को इस क्षेत्र में केंद्रित करते हैं, जैसे बाबुल, स्टीफन या बगदाद के साथ। अब की बढ़ती मांग अंततः विशाल जनसंख्या वृद्धि का कारण बनेगी, जिसने आपकी चट्टानों की सीमाओं को धक्का दिया। पारिस्थितिका बहन क्षमता रेगिस्तान में, और जब ऐसा होता है तो लोगों और पर्यावरण के बीच एक नाजुक संतुलन मौजूद होता है। और चूंकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत खुला है, उत्तर और पूर्व में पहाड़ों की चौखट पर सादा है, यह हमेशा पहाड़ी जनजातियों या पलायन करने वाले खानाबदोश गिरोहों के आक्रमणों के लिए बहुत कमजोर रहा है, जो पूरी तरह से नए करने की क्षमता रखते हैं। इराक के अंदर सभी केंद्रीय प्राधिकरण फिर क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल बुनियादी ढांचे के विनाश और उपेक्षा की ओर ले जाता है, और अंततः आबादी में कुल पतन का कारण बनता है। और पूरे युग में जलवायु परिवर्तन इस नाजुक और हमेशा मौजूद संतुलन के लिए एक और भी खतरा बन जाता है। सबसे अच्छे समय में भी इसे बनाए रखना हमेशा मुश्किल होता है। ये सभी ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताएं आज भी इराक को प्रभावित करती है, लेकिन वे और भी विकट हो गए थे जब लगभग 1 सदी पहले अंग्रेजों द्वारा इराक की आधुनिक सीमाओं को तैयार किया गया था। यह वर्तमान इराक के क्षेत्र में हो रहा है, जो उस समय शामिल था। कुवैत तुर्क साम्राज्य का एक हिस्सा था और 1913 में सदियों तक रहा था, जो अब कुवैत ओटोमन इराक के अंदर बॉस बकवास प्रांत का हिस्सा था। लेकिन अंग्रेजों ने उस क्षेत्र पर शासन करने वाले एक परिवार के साथ एक समझौता किया, जिसने अंग्रेजों को अपनी विदेश नीति को नियंत्रित करने का अधिकार दिया, जिसका प्रभावी अर्थ यह था कि यह क्षेत्र वास्तव में ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, लेकिन इसने वास्तव में कभी भी किसी आधिकारिक स्वतंत्रता पर हस्ताक्षर नहीं किया। इराक में बाकी शरद ऋतु
यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध हो सकता है और अंग्रेज अचानक खुद को पा रहे हैं। ओटोमन्स के साथ युद्ध की घोषणा की, जो कुवैत एक स्वतंत्र ब्रिटिश रक्षक बन गया और फिर इराक के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जब युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने खुद को ओटोमन इराक की संपूर्णता के कब्जे में पाया और उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें अपने स्वयं के संरक्षक और उनकी नई कॉलोनी के बीच की सीमाओं को गिराने की जरूरत है। इस तरह हम इराक और कुवैत के अलग होने के साथ समाप्त हो गए। लेकिन नवनिर्मित इराक के लिए सीमा समस्यात्मक थी क्योंकि यह केवल उन्हें छोड़ गया था। समुद्र तट के करीब 58 किलोमीटर और उनमें से अधिकांश दलदल और दलदलों से आच्छादित थे और इसमें से लगभग किसी में भी वास्तविक बंदरगाहों के लिए कोई गहरा पानी क्षेत्र नहीं था। मतलब कि इराकी राजा फैसल भी ज्यादातर जमीन से घिरा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा कठपुतली राजा के रूप में स्थापित किए जाने के बावजूद सबसे पहले जोर से आवाज उठाई गई, बेतुकापन पर उनकी असहमति पूरी तरह से जानते हुए कि उन सीमाओं का मतलब चट्टान होगा। एक गंभीर नौसैनिक शक्ति बनने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी असहमति को नजरअंदाज कर दिया गया और जबकि दोनों ब्रिटिश नियंत्रण में हैं, इराक और कुवैत, दोनों ने 1923 में सीमा को मान्यता दी और पुष्टि की। एक बार फिर 1.832 में दशकों बाद अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। इसकी तर्क देंगे और दावा करेंगे कि कुवैत इराक का एक राइफल हिस्सा था और केवल मानसिक रूप से ब्रिटिश द्वारा उनसे अलग किया गया था, और यह अंततः सद्दाम के लिए कैसस बेली के रूप में काम करेगा जब उसने अंततः 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया और कुवैत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने न केवल सुना है कि यह एक मजबूत नौसेना शक्ति नहीं बन पाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि देश दो अलग अलग महत्वपूर्ण कमजोर बिंदुओं के साथ नाकाबंदी करने के लिए दुनिया में सबसे आसान में से एक होगा। पहली छोटी तटरेखा स्वयं कुवैत और ईरान के बीच में थी और वास्तव में केवल ओकलैंड कोस्टर इराक के बंदरगाह पर केंद्रित थी। बसरा के बड़े शहर से सीधे नीचे की ओर एकल और एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह रॉकस्टार क्लाइंट पर यह एकमात्र स्थान है जहां आधुनिक बड़े तेल टैंकर डॉक कर सकते हैं और इतनी टोपी लगा सकते हैं। साझा करना या अन्यथा बेअसर करना किसी कासा समुद्री व्यापार का 100% बंद कर देगा, लेकिन यह भी पूरी तरह से आवश्यक नहीं है, क्योंकि और ऊपर फारस की खाड़ी के माध्यम से होर्मुज जलदमरुमध्य है। फारस की खाड़ी से वैश्विक दुनिया के लिए एकमात्र संभव समुद्री निकास बिंदु इन दो बिंदुओं में से किसी एक को अवरुद्ध करके महासागर आपके चट्टानों समुद्री व्यापार को पूरी तरह से बंद कर सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अपंग हो सकता है, जो तेल के कारण समुद्री व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। तेल बेशक कुछ देर के खेल में से एक था, एक बस जो इराक को दी गई थी, लेकिन यह अभी भी एक दोधारी तलवार है। इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का ज्ञात भंडार है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है, जो आमतौर पर देश के लिए शानदार धन लाता है, जैसा कि अन्य अरब खाड़ी राज्यों में है। लेकिन इराक में अंतर यह है कि तेल चट्टानों विभिन्न जनसांख्यिकीय के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। आप देखें कि जब अंग्रेजों ने इराक के लिए सीमाएं खींची, तो उन्होंने न केवल कुवैत को अलग किया और व्यावहारिक रूप से रॉक को एक अच्छी तटरेखा से वंचित कर दिया, उन्होंने विभिन्न जनसांख्यिकी को भी विभाजित किया, जिसके भीतर एक चट्टान को आंतरिक रूप से अस्थिर रखा गया है। इसकी स्थापना के बाद से ही देश की सीमाएं इसके भीतर समाहित हैं। बहुत अलग वह अरब सुन्नी अरब और सुन्नी कुर्द क्षेत्रों अच्छी तरह से आपदा अधिकांश तेल भंडार शिया अरब और उत्तर में दक्षिण पूर्व में सुन्नी कुर्द भूमि के भीतर पाए जा सकते हैं, लेकिन सुन्नी अरब भूमि में कहीं भी बहुत कम पाए जाते हैं। यह स्वाभाविक रूप से देश में तेल की संपत्ति को असमान रूप से वितरित करने के लिए प्रेरित करता है और इसे और भी तेज कर दिया गया है। चट्टानें आंतरिक जातीय और धार्मिक मतभेद जो अन्य तेल समृद्ध अरब खाड़ी राज्य में मौजूद नहीं है, मामले को और जटिल बनाने के लिए आपकी चट्टानों का 2/3 हिस्सा पूरी तरह से तेल उद्योग से बना है। आज एक संसाधन जिसे वे विशेष रूप से नियंत्रित नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सऊदी अरब या कुवैत जैसी अन्य तेल संपन्न बाहरी शक्तियां तेल के उत्पादन पर निर्णय लेती है, तो वे इस प्रक्रिया में मूल्य और इंटन क्रैश विविध एक चट्टानी अर्थव्यवस्था को कैश कर सकते हैं। यह एक और कारक था जिसने उसे आगे बढ़ाया। 1990 के दशक में रॉक आक्रमण कुवैत पर वापस आ गया क्योंकि वे उस समय तेल का अधिक उत्पादन कर रहे थे, जिसे इराकी शासन द्वारा एक गंभीर अस्तित्व के रूप में देखा गया था, उनके पूरे अस्तित्व पर। लेकिन इन बाहरी दबावों के बिना भी आपकी चट्टान के पास अपने तेल को देश से बाहर निर्यात करने के कुछ साधन हैं। उत्तरी तेल क्षेत्रों से एक पाइपलाइन है जो भूमध्य सागर पर एक तुर्की बंदरगाह तक फैली हुई है, लेकिन यह कुर्द क्षेत्रों के भीतर है जिसे बगदाद स्थित केंद्र सरकार से भारी मात्रा में स्वायत्तता प्राप्त है। चून की लगभग पूरे पश्चिमी आपकी चट्टान का आधा हिस्सा विरल बसा हुआ रेगिस्तान है, उसका ट्रकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। कनेक्ट चट्टानों के लिए केवल 2 राजमार्ग हैं, बांधों के बीच केंद्रीय कोर और अधिकांश भाग के लिए क्षमता जो केवल समुद्री नौवहन छोड़ती है।
लेकिन जैसा कि उन्होंने चट्टानों से पहले उल्लेख किया है, समुद्र तक दयनीय रूप से छोटा है और नाकाबंदी और बंद करने के लिए अविश्वसनीय रूप से आसान है। हाल के युद्ध के दशकों में जोड़े और आप एक ऐसी स्थिति के साथ रह गए हैं जहां इसका अधिकांश हिस्सा तेल, ड्रिलिंग और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति में है। इन सभी कारकों का मतलब है कि ये चट्टानें हैं। भूगोल ने उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया है, लेकिन हमने मुश्किल से अभी तक शुरू किया है क्योंकि उसकी चट्टानें सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी कुछ भी नहीं है जिसका मैंने उल्लेख किया है। फिर भी इसके पानी और यूफ्रेट्स नदियों ने यहाँ के रेगिस्तानों को जीवन के साथ आशीर्वाद दिया है। हजारों वर्ष, लेकिन 21वीं सदी में इराक इन नदियों के किसी भी स्रोत को नियंत्रित नहीं करता है। वे दोनों यहाँ आधुनिक तुर्की के ऊंचे पहाड़ों में शुरू करते हैं, जबकि यूफ्रेट्स सीरिया के आधे हिस्से में बहती रहती है। इराक में प्रवेश करने से पहले यूफ्रेट्स का 90% संपूर्ण वार्षिक प्रवाह टर्की के भीतर से उत्पन्न होता है। शेष 10% सीरिया के अंदर जोड़ा जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पानी इराक के अंदर कहीं भी डाउनस्ट्रीम में नदी में योगदान दे रहा है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में इराक पूरी तरह से इस दया पर छोड़ दिया गया है कि उन्हें सीरिया और तुर्की सरकार से कितना पानी मिलता है। उसी समय कई सहायक नदियों जो टाइग्रिस को खिलाती है, पड़ोसी ईरान में शुरू हुई। आपकी चट्टान की भूमि इन सबसे नीचे की ओर है। घोड़े, जिसका अंततः अर्थ है कि उसकी चट्टानों का 80% से अधिक दोनों नदियों से ताज़ा पानी की आपूर्ति उसके द्वारा शुरू होती है और उसके द्वारा नियंत्रित होती है। 3 पड़ोसी, जो आपदा के लिए सिर्फ एक नुस्खा है। ये तीनों देश सैद्धांतिक रूप से नदियों के अपने हिस्सों में बांधों का निर्माण कर सकते हैं ताकि वे अपने लिए और अधिक पानी जमा कर सकें, और ठीक यही तीनों अब दशकों से कर रहे हैं। 1960 और 70 के दशक में टर्की ने वही शुरू किया जिसे वे वहां कहते थे दक्षिणी जनातोलिया परियोजना, जिसमें उन्होंने यूफ्रेट्स क्षेत्र में 14 बांधों का निर्माण किया और यह टाइग्रिस पर 8 अतिरिक्त बांध है। संपूर्ण व्यवस्था का मुकुट रत्न यहाँ यूफ्रेट्स पर शापित लेखा परीक्षक था। पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बांध जो उन्होंने 1990 में बांधों के पूरा होने पर पूरा किया। तुर्की ने पूरे यूफ्रेट्स नदी के पूरे प्रवाह को पूरे 1 महीने के लिए रोक दिया। बाँचों को भरने के लिए जलाशय एक कार्रवाई है कि सीरिया और इराक दोनों ने वर्तमान ऑडिटर तक जहरली पर विरोध किया। धिक्कार है, अकेले ही यूफ्रेट्स के प्रवाह को और कम कर दिया है। डाउनस्ट्रीम को 1/3 और सामूहिक रूप से टर्की और सीरिया दोनों में नदी के सभी बांधों का मतलब है कि यूफ्रेट्स के ऐतिहासिक प्रवाह का केवल 1/4 हिस्सा इराक तक पहुंचता है। अब इसका मतलब यह है कि अगर टर्की और या सीरिया ने अपनी लागत की मांसपेशियों को फ्लेक्स करने का फैसला किया है, इराक पीड़ित इसकी सरकार ने इस बीच बार बार दोनों देशों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। नदी को बंधक बनाना और पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, और तुर्की यह जानता है। इसलिए उनके बाद दोनों नदियों में फैले हुए हैं या बहुत अच्छी तरह से कई एंटी एयर मिसाइल बैटरी द्वारा बचाव किए जाने पर इराक में एक शासन को कभी भी कोई खतरनाक विचार मिलता है। आखिरकार इसका मतलब यह है कि इराक को आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। 40 मिलियन से अधिक लोगों की उसकी प्यासी आबादी नहीं उसके खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त है, और यह एक कुख्यात खतरनाक समस्या है। ऐतिहासिक रूप से एक चट्टान के लिए मामलों को और भी भयानक बनाने के लिए इसके कारण नदियों और भी अधिक प्रदूषित हो रही है, अन्यथा नहीं। जब नदियां स्वाभाविक रूप से बह रही होती है तो पानी की विशाल मात्रा उनके माध्यम से भागना अधिकांश सीवेज और कचरे को धकेलने के लिए पर्याप्त है, जो इसे फारस की खाड़ी में और शहरों से दूर फेंक दिया जाता है। लेकिन जब प्रवाह कम होता है तो यह प्रक्रिया अपंग हो जाती है और इससे चट्टान की आबादी और खेतों के लिए पानी की समस्या और भी बढ़ जाती है। और यह सब जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करने के लिए भी नहीं है, जो इराक के अंदर के तापमान को गर्म कर रहा है, जिससे पानी वाष्पित हो रहा है अतीत से भी तेज। और जबकि इराक ने दोनों नदियों पर अपने दम पर कुछ बांध का निर्माण किया है, वे कहीं भी लगभग उतने सफल नहीं रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा मोसुल बांध है, जो इराकी शहर मोसुल से थोड़ा ऊपर की ओर, यह लगभग 1.7 मिलियन निवासियों को सीवेज से बिजली प्रदान करता है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी वीज संभावित रूप से कह सकती है और पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। आप सद्दाम शासन का निर्माण देखते हैं। बांध जिप्सम की सतह के ऊपर एक नरम खनिज, वह सब जो पानी के संपर्क के दौरान घुल जाता है, जो स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा पदार्थ नहीं है जिसे आप बड़े पैमाने पर बांध बनाना चाहते हैं, और इस वजह से इंजीनियरों की एक छोटी सेना की आवश्यकता होती है जो इसे गिरने से बचाने के लिए निरंतर रखरखाव करती है। क्योंकि अगर वह अपने पीछे विशाल जलाशय करता है तो टिग्रिस और पूरी तरह से विनाश मोसुल शहर की खोज करेगा और बगदाद को भी गंभीर स्थिति में डालने के लिए वहां से बढ़ता रहेगा।
फ्लड रिस्क 2006 की एक रिपोर्ट यूएस आर्मी कॉज ऑफ इंजीनियर्स ने गणना की है कि लागत के ढहने से उसके कई लोगों की मौत हो जाएगी, जैसा कि 1500 इरकी की प्रेरणा। रिपोर्ट के लेखकों ने मोसुल बांध को दुनिया के सबसे खतरनाक बांध के रूप में लेबल करने के लिए कहा। पेशी बांधों की समस्याओं के कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो गया, सद्दाम की सरकार ने शुरू किया एक और लानत का निर्माण, डाउनस्ट्रीम द टाइग्रिस बिफोर मसल बिफोर बॉडी। दोष धिक्कार है। तने का प्राथमिक उद्देश्य पानी की संभावित सुनामी को रोकना था जो टाइग्रिस के माध्यम से बढ़ रही होगी और मिसौला शहर में आने से पहले मोसुल बांध परिदृश्य का एक काल्पनिक पतन होगा। हालांकि इस विफलता पर निर्माण केवल 1988 में शुरू हुआ और उसके ठीक 2 साल बाद सद्दाम ने कुवैत पर आक्रमण करने के लिए अपनी चट्टान छोड़ी, जिसने उन्हें बाकी दुनिया के साथ युद्ध में ला दिया और मामलों को और भी जटिल बनाने के बाद से फेल सेफ डैम कभी खत्म नहीं हुआ है। इराकी गृहयुद्ध और निरंतर रखरखाव के दौरान 2014 में आईएसआईएस ने मोसुल बांध पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। 2016 तक सरकारी तकनीशियनों और इंजीनियरों का पीछा करते हुए बांध को ढहने से रोकना आवश्यक था। अमेरिकी सरकार सख्त चेतावनी जारी कर रही थी कि बांध जासन था, कुल पलन का खतरा था और शहरों की निकासी मोसुल, तिकरित, समारा और बगदाद जैसे डाउनस्ट्रीम सब संगठित होना चाहिए। यहाँ तक कि उस समय के इराकी प्रधानमंत्री ने बार बार बाहुबल के नागरिकों को खाली करने का आग्रह किया, लेकिन शुक्र है कि आपदा कभी नहीं आई। इराक अहंकार बलों ने आईएसआईएस से बांध पर कब्जा कर लिया और पिछले कुछ वर्षों से चूंकि रखरखाव कार्यक्रम बनाए रखा गया है और बांधों के टूटने का जोखिम कम हो गया है, तो मूल रूप से वह रॉक करता है, भूगोल चूसता है, क्योंकि इसमें भयावह विफलता के कई बिंदु हैं। इसके सभी समुद्री व्यापार को खनन द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। बस इस छोटे से क्षेत्र या इस अकेले शहर पर कब्जा करके देश भर में जाने वाले इसके राजमार्गों को आसानी से बंद किया जा सकता है और बमबारी की जा सकती है। अमी और मंदी का कारण केवल अपने स्वयं के क्षेत्र तेल के अंदर